वसीयत भाग 3। अभी तक आपने पढ़ा कि विमल जी को एहसास हो रहा था कि वह अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। यह देख उन्होंने अपने दोनों बेटे नितिन, अनुज और बेटी राखी को अपनी वसीयत सुनाने के लिए बुलाया। सभी निर्धारित समय पर आ गए। विमल जी ने सभी परिवारजनों को आंगन में एक जगह बैठने को कहा। अब आगे विमल जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अपना डंडा संभालते हुए बैठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। बोले, पता है बच्चों, तुम लोग जब छोटे छोटे थे तब तुम्हारी माँ की नौकरी का पत्र आया था। खुशी के मारे तुम्हारी माँ फूली नहीं समा रही थी, पर अगली ही पल जैसे ही उसने दूध मुहे अनुज की तरफ देखा, उसे उठा सीने से लगा लिया, उस पत्र को बक्से में डाल दिया। तुम तीनों की परवरिश में हम दोनों ने बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना किया। मेरी छोटी सी क्लर्क की नौकरी में पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो। इसके लिए इतनी बार सुशीला ने अपने जेवर गिरवी रखे। किसी रिश्तेदारी में ब्याह होता तो बहाना लगा देती कि तबीयत खराब है, नहीं तो बेचारी का सबके बीच मजाक बनता। जाती भी तो सबकी नज़रों से बचने की कोशिश करती। हाथ पर मुंह रखकर जम्हाई लेते हुए नितिन बोला, पापा, इसमें क्या नई बात है? ऐसा सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? पैदा किया है तो पालना भी तो हमें ही है। हाँ पापा, भैया सही तो कह रहे हैं। क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी ज़रूरी बात करिए, फिर सभी लोग सोएं। सफ़र की थकान भी है हम सबको। अनुज थोड़ा रोष में बोला। क्या बोला तू? टाइम वेस्ट? जब तुझे कोख में 9 महीने रखा तब मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था। जब तू बीमार पड़ते थे, तेरे पापा ऑफिस से आंधी तूफान में अपने ऑफिस से छुट्टी चढ़ाकर अपनी साइकिल से हाँफते हुए आते थे। पूरी पूरी रात तुझे गोद में लेकर घूमते थे। तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने तेरे साथ दिल्ली गए। वहाँ 4 दिन रहकर तेरे रहने सहने की व्यवस्था करके आए थे। जब नितिन का अपने दोस्त के गलत काम में नाम आ गया था तो कैसे अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे तुम्हारे पापा ने। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब ये चैन से सो पाए हों। तब हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था ना अनुज? आज सुशीला जी जीवन में पहली बार अपने बेटे से उसके विरोध में ऊंची आवाज़ में बोली थी। दूसरी तरफ राखी और विमल जी की आंखों में आंसू तैर आए थे। भैया, माँ सही तो कह रही हैं। पापा अपने मन का कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। ये हमारे माँ बाप हैं। जब हमसे बहुत दूर चले जाएंगे तो इनकी आवाज़ को भी तरसेंगे हम कि कहीं से पापा आवाज़ लगा दे। क्या ये इमोशनल ड्रामा लगा रखा है दीदी आपने? बी प्रैक्टिकल। जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं जो माँ बापा ने की है। नितिन बोला, तो ठीक है, मैं अपनी बात पर आता हूँ। बेटा, तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा पहला फैसला मेरे इस घर को लेकर है। मैंने ये घर अपने पोतों के नाम किया है क्योंकि इस घर से मेरी और सुशीला की बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुनिया से जाते ही तुम लोग इस घर को बेचकर अपनी नौकरी वाली जगह पर बस जाओ। इसी बहाने तुम लोग मेरे नन्हे मुन्ने इस घर में आते जाते तो रहोगे। वैसे भी अच्छी विकसित कॉलोनी में है हमारा घर। जमीन की कीमत बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। मेरे पोतों को भी ये घर उनके 18 साल का होने पर ही मिलेगा।
जब तक सुशीला है वो रहेंगी फिर तुम लोग उसकी देखभाल कर सकते हो। ये क्या पापा, इतने सालों में तो ये घर खंडहर हो जाएगा और हम तो बेचेंगे ही इस घर को जब हमें रहना ही नहीं है। नितिन बोला, तो तूने पहले ही सोच लिया है कि तू इसे बेचेगा? जब मैं इतने सालों तक इसे वैसे का वैसा ही संभाले रखा तो क्या तुम लोग अपनी जेब से हर साल कुछ पैसे खर्च कर इस घर की रंगाई पुताई नहीं करा सकते? ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बेटा। तुझे पता है तुम लोगों की ऐशो आराम की ज़िंदगी अंत समय में तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं रहने देगी। ये घर मेरे पोतों के लिए सोने की मुर्गी साबित होगा। फिर विमल जी आगे बोले, मेरी ज़िंदगी आरडी एफडी है, वो मैं सुशीला को दे रहा हूँ। अगर वो बीमार पड़े तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। अगर इन पैसों की ज़रूरत ना पड़ी तो सुशीला उन्हें राखी और तुम्हारे बच्चों के नाम कर सकती हैं। गांव का बाबूजी के आशीर्वाद के रूप में मिले 4 कमरों और खेत मेरे जाने के बाद तुम लोगों के हो ही जाएंगे, पर तुम लोग उसे बेचोगे नहीं। इसका तुम्हें हल्फनामा देना होगा। ये धरोहर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे, यही चाहता हूँ। हर बात पर आप शर्त क्यों रख रहे हैं? हमारे नाम ही गई कोई चीज़ तो उसका हम कुछ भी करें। अन्नू झल्लाता हुआ बोला, तुझे मंजूर हो मेरा फैसला तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें मैं दे सकता हूँ ये सब, जिन्हें ज़रूरत है। विमल जी रोष में बोले, रहने दे छोटे, वो सब देखते रहेंगे पापा। बाकी इस घर का सामान, सोने चांदी के जेवर और वो चौराहे वाली दुकान का तो आपने बताया ही नहीं। नितिन बोला। जेवर की बात सुन दोनों बहुएं विमल जी के और नज़दीक खिसक आईं। कैसा जेवर? बहुओं की ज़रूरत का सब ज़रूरी जेवर तो उन्होंने हर शादी ब्याह में ज़रूरी मौक़ों पर सुशीला से पहले ही निकलवा लिया। वो पापा जी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, अभी तो बहुत सी चीज़ें मम्मी के पास ही हैं। छोटी बहू काजल तपाक से बोल पड़ी, तू भूल गई वो दिन जब सुशीला ने कान के झुमके टूट गए थे? उसे रज्जो दीदी के बेटे के ब्याह में जाना था। उसने तुमसे कितना कहा था कि बहू जो झुमके तुझे दिए थे वो दे दे पहनने को, पर तू बहाने बनाती रही कि वो तो मेरे मायके में रखी है लाकर। मैं बेचारी सुशीला कुछ न कर पाई, चुपचाप आंसू बहाते हुए नकली झुमके साड़ी से ढककर पहनकर चली गई। पूरी शादी में सबसे नज़रें चुराती रही कि कहीं कोई पहचान न ले। तुम्हारे ससुर की बनाई हुई चीज़ों पर उसकी पत्नी का हक नहीं दिखा सकती, फिर तो मैं दुनिया का सबसे असहाय पति हुआ जो अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो पापा जी, मम्मी जी क्या ही इस उम्र में वो मांग टीका झुमके जेवर पहनी अच्छी लगेंगी? ये तो बहुओं पर ही शोभा देते हैं, बड़ी बहू रानी बोली। और क्या वो 10 तोले की पायल मम्मी जी पर क्या अच्छी लगेंगी? मम्मी जी, आप मुझे अपनी झुमके और पायल दे दो, और दीदी को मांग टीका। दीदी को तो वैसे ही पहले ही मुझसे ज़्यादा मिल चुका है, काजल बोली। छोटी है, छोटी ही रह, समझी काजल? क्या ज़्यादा मिल गया है मुझे? झुमके तो मैं ही लूँगी। दोनों बहुएं तू तड़ाक
पर उतर आईं। ये सब देख नितिन तेज आवाज में बोला, चुप करो तुम दोनों, एक भी शब्द अब आगे कहा तो शेष आगे। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।